क्या वजह रहा कि आपने मायावती जी बसपा के सुप्रीमो हैं उसको लेकर कह दिया अब समय आ गया है गला घोंट दिया जाए? इसमें कोई गलत बिल्कुल नहीं है, ये आम बातें होती हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं हमने नहीं जो वापस रहने कोई मतलब कोई गलत तो नहीं काम है। ये सच्चाई उजागर कर देगा। मुझसे उठरते रात में पिटवाए, मिनिस्टर को भेज कर पिटवाए। मतलब उनको डर है कि उदित राज कहीं बड़ा नेता ना बन जाए, दलितों के बड़े नेता के तौर बड़ा पर। नेता बनूं या ना मैं, सच्चाई मैं कह दे रहा हूँ। बीएसपी डरती है मुझसे। समाज को इन्होंने ठगने का ही काम किया। किया क्या इन्होंने? जितने सवाल मैं बीजेपी में रह के बीजेपी से किया, मायावती जी ने पूरी जीवन में नहीं पूछा होगा, तो उसको तो मानो भाई। वो पहले कह देते कि आपको टिकट हम नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मोदी सुन जी पार्टी में अरे आप आप आए थे टिकट के लिए? नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल संसद नहीं जाऊंगा तो क्या करूँगा। कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भविष्य है भी और नहीं। कांग्रेस के अपनी अंदरूनी कमजोरी है, उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हार होगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो पिछले 15 दिनों से सुर्खियों में हैं। मिलते हैं कांग्रेस नेता उदित राज से। पहले ये बीजेपी के सांसद रहे, फिर अभी कांग्रेस में हैं। उदित जी, आपका स्वागत है। पिछले 15 दिनों से आप अचानक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं, और वजह जानने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप आईआरएस में थे, फिर आप नेतागिरी में आ गए, अपनी पार्टी भी बनाई। आपको लगता है कि नेतागिरी आपको रास नहीं आ रही है? बात नेतागिरी रास आने की नहीं है और आईआरएस की भी नहीं है। बात यह है कि खुद के लिए नहीं जिया जाता है। जहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी किया। हालांकि स्टैंडर्ड फिलॉसफी है कि चॉइस एंड फ्रीडम, जो जिसको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, लेकिन सभी लोग अगर यही करने लगे तो चुनौती भरा कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो मेरे लिए ये नहीं है कि मेरी ही खुशी और मेरी ही ख्वाहिश और मनपसंद का काम मिले। हमने चुनौतियाँ स्वीकार किया, तो जब चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं समाज की, देश की, औरों की, तो उसमें से अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव दोनों से गुजरना पड़ता है। मुश्किलों से भी गुजरना पड़ता है। तो जैसे मैं आईआरएस ऑफिसर था पहले, जाहिर सी बात है बहुत आराम की सर्विस है। आप ब्यूरोक्रेसी में हैं। करोड़पति भी आकर के बेंच पर सामने बैठे रहते थे और चपरासी से भी सिफारिश कराते थे। और यहाँ यह है कि चपरासी को भी सलाम ठोकना पड़ेगा और गली गली भी घूमना पड़ेगा और न चाहते हुए भी सबसे बात करना पड़ेगा। जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आई तो, और संगठन की भी बात आई तो, क्योंकि हर का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि ये बाई चॉइस है ज़्यादा, और बाई चॉइस अपने लिए नहीं है, चॉइस किसी और के लिए भी है। तो यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है। और लोग जो सोचते हैं कि पॉलिटिशियन बड़े मज़े करते हैं, कुछ करते ज़रूर हैं, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन दायित्व तो निभाने पे आ जाए तो पॉलिटिक्स से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई काम है ही नहीं। किसी भी हालत में है, आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, और ना नहीं कह सकते हैं। आपका सैटरडे संडे अपना नहीं होता है। अगर मौका परस्त है तो कोई बात नहीं है, चुनाव जीत जाने के बाद, और मामूली मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी, हल्का फुल्का काम करके
झूठ झाट बोल करके साहब नहीं हैं, बाहर गए हैं, सो रहे हैं, बाथरूम में हैं, वो भी एक रास्ता है। अच्छा उदित जी, आगे बातचीत जारी रहेगी इस विषय पे, आपके जो जीवन है उसको लेकर के, लेकिन पिछले दिनों आप लखनऊ गए, लगा कि महाकुंभ में डुबकी लगा के आएंगे, बगल में ही था, लेकिन आपने ऐसी डुबकी लगाई कि आप सुर्खियों में। क्या वजह रहा कि आपने सीधे मायावती जी बसपा के सुप्रीमो हैं उसको लेकर कह दिया अब समय आ गया है, गला घोंट दिया जाए, ऐसा शब्द समझ नहीं आया। देखिए, ऐसा 2012 के बाद यूपी छोड़ा था। यूपी में उस समय इतना ज़्यादा अंधभक्ति हो गई थी कि सबको लग ही रहा था कि अब हुकूमत हमारी है, अब देश की सत्ता आने वाली, हम हुक्मरान बनने वाले हैं, और कोई अच्छा से अच्छा काम को लोग सपोर्ट नहीं करते थे। एक उदाहरण दूंगा मैं। 2006 में 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पदोन्नति, आरक्षण में पदोन्नति और सीनियरिटी से जुड़ा हुआ, उसकी पैरवी करके उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में हमने जीता था। और वो करना, जब 85th अमेंडमेंट वाजपेयी सरकार ने किया था, और उसको चुनौती दे दी गई थी कोर्ट में। पहले तो कर्नाटक के कोर्ट में की दी गई, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो मुझे बताया लोगों ने, तो फिर उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हंसराज भारद्वाज लॉ मिनिस्टर थे, मीरा कुमार जी जस्टिस मिनिस्टर थी, और सुधीर पचौरी जी वो थे डीओपीटी मिनिस्टर। मैंने उनसे मिला, कहा कि ये अमेंडमेंट अनल न होने पाए, सुप्रीम कोर्ट खारिज न कर पाए, इसलिए इसकी पैरवी सरकार करे। तो कहा क्या चाहते हो, तो हमने कहा कि निजी लॉयर, तो एक तो अटॉर्नी जनरल तो होता ही, सॉलिसिटर जनरल होते ही सरकार का, कि सरकार का मुकदमा था, चूँकि अमेंडमेंट ही तो पार्लियामेंट में किया था। लेकिन फिर भी हमने इंसिस्ट किया, तो कांग्रेस सरकार ने उस समय प्राइवेट लॉयर हायर करके दिया, जिसका फीस उस समय तय करी गई 40 लाख। और डॉक्टर के पराशरन सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू किया, वही मुकदमा जाके यूपी में जब मुख्यमंत्री मायावती जी थे, हार गया। हार क्या गई, हाई कोर्ट बार बार तारीख देता गया, और जो 3 उसमें शर्तें थी नागराज का केस जो सुप्रीम कोर्ट में हमने जीता था, उसको पूरा करके, खाना पूर्ति करके हाई कोर्ट को जवाब देना चाहिए था। हाई कोर्ट को जवाब नहीं दिया, तो हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। तब मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि बहुत बड़ी क्षति हो गई। मैं लखनऊ में गया, तमाम कर्मचारियों अधिकारियों से मिलने की कोशिश किया। हमने कहा भाई ये जजमेंट गलत आया है। वो जजमेंट के नीचे वाले हिस्से में लिखा भी है कि सरकार चाहे तो जो नागराज का केस सुप्रीम कोर्ट का, उसकी शर्तें पूरा करते हुए आरक्षण में पदोन्नति चालू रख सकती। कोई सुनने वाला नहीं था। हमने कहा कि मैं सुन तो नहीं रहे हो, लेकिन लाखों लोग डिमोट हो गए। वो ठेकरा जाके फूटा अखिलेश सरकार के ऊपर, जबकि 4 जनवरी 2011 में वो जजमेंट ही मायावती के समय का था। गलती मायावती की थी, लोग दोषी मानने लगे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, तो मन बड़ा खट्टा हुआ लोग। अभी क्या है कि 1.5 साल से जस्टिस सभाजीत यादव इलाहाबाद के हैं, सामाजिक न्याय के लड़ते, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब यूपी आपको आना चाहिए। तो 16 फरवरी को सहकारिता भवन लखनऊ में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ सामाजिक संगठन, उसकी प्रथम मीटिंग हुई। काशीराम जी के सहयोगी राज बहादुर जी आए, जिन्होंने बसपा खड़ा किया था, डॉक्टर मसूद और बहुत सारे लोग। और उसी दिन मायावती जी ने कार्यक्रम रख लिया, उन्हें पता था कि मैं लखनऊ पहुंच रहा हूं। खैर, फिर हमने उसमें एक बात कही कि देखो बहुजन आंदोलन का इन्होंने गला घोटा है, अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। मेरे ये कहने का मतलब यह था कि जब बहुजन आंदोलन का गला मायावती ने घोटा है, तो कोई मायावती ने कोई तलवार से नहीं उनको गर्दनें उड़ाई है, यानी वो धोखा दिया है। तो अब समाज, जो समाज है, वो समाज इनको छोड़े। तो
उसका एक भाव है, उसमें कोई गलत तो है नहीं, भाषा राजनीतिक भाषा। नहीं नहीं अब उससे क्या है, शब्द को निकाल करके कर रहे हैं। अब बिना वजह मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया मैं तो कोई ऐसी बात ही नहीं बोला, वो व्यक्तिगत बात है भी नहीं, किसी का गला काटने की बात थोड़ी है। अरे कोई कहता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तो क्या मर जाता, एक मुहावरा होता है, कहने का तरीका होता है। अब आपने आपने बातों का संदर्भ रखा कि कारण क्या रहा होगा, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी होती है। बहन मायावती का अपना एक कद है। आप अगर शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे, आप किसी बड़े नेता को लेकर इस तरह का बयान देंगे तो विवाद तो होगा ही। नहीं, इसमें शब्दों की मर्यादा की बात नहीं, ये एक मुहावरा है, इडियम, और इसमें कोई गलत बिल्कुल नहीं है। ये आम बातें होती हैं कि डेमोक्रेसी का हत्यारा है, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कहा जाता है, और ये लोकतंत्र का हत्यारा आदमी है, आज हमारे मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी, बड़े बड़े इनसे बड़े नेताओं के लिए कहा जाता है। लेकिन किसी का नाम लेके नहीं कहा जाता। नहीं कहा जाता। आप नाम का बताइए। अरे आप क्या बात करें, मोदी पार्लियामेंट में हुआ ये डेमोक्रेसी का मर्डर, डेमोक्रेसी का मर्डर शब्द ठीक नहीं है, मान लीजिए लोग बोलते हैं, लेकिन आप किसी नेता का अरे मर्डरर तो हुआ ना भाई सर। नहीं, आप देखो, मर्डरर तो कहा ना कि डेमोक्रेसी का मर्डर करने वाला या ये मर्डर किया, तो हमने कहा इन्होंने बहुजन आंदोलन का गला घोटा है, अब इनका घोटने का समय आ गया कि इनको पहचानो। ये एक साधारण लोग हैं जिनको पहचानो। आप जिस पार्टी में हैं, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर किसी के लिए कहा था, आपको अंजाम पता है। आप किसी पर्सन को लेकर के आप जो कह रहे हैं मुहावरा, ये किसी पर्सन को लेकर के मुहावरा आप कैसे हो सकता है? देखिए, मौत का सौदागर दूसरे संदर्भ, हमारा संदर्भ था बहुजन आंदोलन। बहुजन आंदोलन को जिसने ख़त्म किया, सारे सरकमस्टांसेस की तुलना एक जैसे नहीं होती। और एक बात, दूसरी बात यह है, फिर क्या इन्होंने किया कि आकाश आनंद कभी उनको उत्तराधिकारी बनाते हैं तो कभी उतार देते हैं, तो उन्होंने भड़काने वाला ट्वीट कर दिया, मायावती जी ने भी कर दिया। अब उन्होंने इस तरह से भड़काया अपने कार्यकर्ताओं को कि मेरा फ़ोन पर्सनल फ़ोन, वो तो मैंने देखा है, जो वायरल हुआ है वो देखा है, उस पर बातचीत करेंगे। सिर्फ एक चीज़, आखिरी सवाल, इसको ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे उदित जी, कि जो आपने बयान दिया है उस बयान को आप वापस लेना चाहेंगे या आप ये कहेंगे कि नहीं हमने नहीं वापस लेने कोई मतलब, कोई गलत तो नहीं काम है। चलिए, अब उसके बाद देखिए, जो आकाश जी का आपने बयान बोला, मायावती जी का बयान बोला, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आप पर कार्रवाई करे। अच्छा एक बात बताऊं, जब दानिश को उनको कटुआ भड़ुआ मुल्ला बोला गया संसद के अंदर, तो जिस एमपी ने बोला उसके खिलाफ तो बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर नहीं उतरे, कोई आलोचना नहीं करी, और यहाँ पर इनको तलाश थी कि किसी तरीके से अपना घरौंदा बचाया नहीं, ये सच्चाई उजागर कर देगा। मुझसे वो डरते हैं, सच्चाई उजागर कर। आप कह रहे हैं कि बीएसपी के लोग आपसे डरते हैं? बीएसपी डरती है मुझसे। हमारे पहले भी मुझे पकड़वा करके पिटवाया था, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था मैं यहाँ पर, जब 2009 या 10 की बात है, यहाँ पर लखनऊ में, तो मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ा और मुझे पुलिस लाइन में रखा, रात में पिटवाया, मिनिस्टर को भेज कर पिटवाया। मतलब उनको डर है, बीएसपी मायावती जी को डर है कि उदित राज कहीं बड़ा नेता ना बन जाए, दलितों के बड़े नेता के तौर पर। बड़ा नेता बनूं या ना मैं, सच्चाई मैं कह दे रहा हूँ। सच्चाई कहता तो सच्चाई कहेंगे तो लोग छोड़ देंगे। अब वो इसी मरणासन पर है, कौन सा जिंदा रहने वाले हैं। अब पुराने लोग ऐसे नहीं, राज बहादुर जो अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री राज बहादुर को ही होना चाहिए था, बीएसपी बनाया उन्होंने था, और सारे लोग वो तो हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। तो पुराने और सेंसेबल जो बसपा के लोग हैं 99% मेरे साथ है। ये कुछ नए अंधभक्त हर जगह होते हैं, वो अंधभक्त कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे 18 दिसंबर को अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया संसद में, 6 दिन तक कुछ नहीं किया बसपा ने,
24 को जा करके नाम मत का धरना प्रदर्शन। आपने ये भी कहा कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है। अब देखिए ऐसा है, अब हमारे खिलाफ में सैकड़ों जगह धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने, पुतला जलाया। और बी टीम इसलिए कहा कि 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो मायावती जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों की पार्टी है वह नहीं जीतना चाहिए, बीजेपी भले जीत जाए। इससे ज़्यादा कोई प्रमाण हो सकता है क्या? ये बी टीम है। और राहुल गांधी जी ने कहा, यही तो कहा कि बहन जी ठीक से लड़ती क्यों नहीं चुनाव। उन्होंने कहा हमारे साथ अगर आई होती तो बीजेपी आज सत्ता में केंद्र में न होती, तीनों मिल करके। तो बी टीम में कोई रह गया कोई इसमें? ये बी टीम डिक्लेयर मैंने कर दिया पूरे भाषण में, उससे तकलीफ हुआ कि इनका पर्दाफाश हो रहा है। ये बताइए कि अभी भारत में दलितों के सबसे बड़ा, दलितों के लिए बड़ा नेता कौन है? क्या आपको लगता है कि ये एक नूरा कुश्ती तो नहीं चल रहा है कि दलितों का बड़ा नेता कौन बन जाएगा, उसकी एक होड़ लगी हुई है? ये आकलन मैं नहीं कर सकता, ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो सबसे बड़ा है तो जनता सर्टिफिकेट देती है, मैं नहीं फिर भी कर आपके ओपिनियन में कौन बड़ा सकता। नेता? मैं क्यों ओपिनियन दूँ? चलिए एक सवाल और इसी से उभर कर आता है कि जिस तरीके की चीज़ें अभी आप पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और एक वायरल वीडियो एक कार्यकर्ता ने आपको फ़ोन किया था, उसका भी डिटेल अगर हमारे दर्शकों को बताए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक ही फ़ोन आया है, कुछ और भी आ गया? नहीं, इतने ज़्यादा फ़ोन आए हैं, इतने 32 फ़ोन तो कॉल रिकॉर्ड हमने कर लिए हैं। और ये जो कॉल रिकॉर्ड है आप देखिए, ये मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये सब सुना भी दीजिए अगर है रिकॉर्डिंग तो एक अपने दर्शकों को कि जो आपको सबसे गंभीर लगा हो। ये नहीं, अब सब गंभीर तो सबका नहीं। देखिए, पश्चिम चंपारण बिहार। ओके, बोलिए। पहचान रहे हैं? ना, आपसे भेंट है हमको। चलो रवि जी बताइए। नरकटियागंज में मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप नरकटियागंज आए थे? हाँ मालूम मालूम ना हाँ, मालूम। जी, कैसे हैं? बढ़िया। और क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या कर रहे हो आजकल? तो वही संगठन का काम हो रहा है। कांग्रेस का? किसका? नहीं, कांग्रेस का नहीं, मैं बहुजन महासभा का हूँ। महासभा? जी जी अच्छा अच्छा, बहुजन महासभा भी है। जी और सब ठीक है? जी, बढ़िया, ठीक है। शायद ये वो नहीं निकल पाया। वो चलिए, मैं कोई नहीं, नहीं, दूसरा मैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें गाली गलौज देते रहे। कौन बोल रहे हैं? मैं इधर से खुकुंदू से बोल रहा हूँ, देवरिया जिला से। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत। बताइए क्या हो रहा है? यही सब ट्विटर पर खूब चल रहा है, आपके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। बहन के बारे में जो बात हुआ है ना, हाँ, वही सब बोल रहा है लोग। सब गलत बात है। हमने कहा कि बहुजन आंदोलन का उन्होंने गला काटा, तो क्या उन्होंने तलवार और भाले से काटा था? उस तरह से इनका भी गला काटना चाहिए, इनको राजनीतिक रूप से विदाई दे देना चाहिए। कहा तो कौन सा गलत किया है, कोई उदाहरण होता है भाई। अच्छा, ये उदाहरण है। और क्या है? तो आप बोलिए सर, हम लोग आप मानिए, तो आप बीजेपी जो के नेता खिलाफ इस तरह से नहीं बयानबाजी करते हो सर? केवल बीजेपी के खिलाफ ही बोला हूँ। मेरा ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब में जाओ, केवल बीजेपी के खिलाफ 5 साल से बोला। उदय जी, पूरा ऑडियो अभी वायरल है, कई चीज़ें हैं जो आपको इस तरह की चीज़ें आ रही है। नहीं, अभी एक वीडियो है हाँ जी, जिसमें मेरे मर्डर का हाँ, इनाम दिया है, इनाम घोषित किया है। जरूर। मैं तुम्हें आज एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर हमारे समाज के खिलाफ तुमने कोई भी गंदा बयान दिया, या माननीय बहन जी के खिलाफ, या हमारे बाबा साहब के खिलाफ, या हमारे संविधान के खिलाफ कोई भी ऐसी बात कही, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम कह रहे हो बहन जी का गला रेत देना चाहिए, ये कर दे, हमारा गले काटने वाले को 1 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा। मैं आपसे यही कहूँगा, इसमें आ जाओ। हमारे देश में जातिवाद, भेदभाव ये मत फैलाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ। उदय जी, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना है हमने और बड़ा वायरल हो रहा है लोगों पे। आपने बयान दिया, उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं होगी ही, आपको भी ये पता ही होगा।
डर लग रहा है आपको अभी? नहीं, पता तो नहीं था इतना उनको, कोई इसमें भड़कने वाली बात नहीं थी, लेकिन अब मृत्यु शैया पर बसपा है, बीजेपी की बी टीम हो गई है, तो इस तरह से कह करके वो रोशनी में आना चाहती है। क्योंकि मायावती को देखा है कि जब कभी आरक्षण का मामला हो, संविधान का बचाने का मामला, तब तो सड़क पर नहीं आते, अब मेरे खिलाफ सड़क पर आ गए। तो भाई जब दानिश अली आपके एमपी के खिलाफ बोला गया तब सड़क पर आप नहीं हैं, अम्बेडकर का अपमान होता तब सड़क पर नहीं आते, आरक्षण ख़त्म होता है तब सड़क पर आप नहीं आते। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हो रहा था तो इन्होंने बंद का विरोध किया था, और उस बंद के वजह से 2 संवैधानिक संशोधन हुए और रिजर्वेशन बचा, SC/ST एक्ट बचा। तो बल्कि जब आंदोलन होता तो उसके खिलाफ आप बोलती हैं, तो बी टीम बीजेपी की हैं आप। तो आप राज्यसभा में लोग आने के लिए परेशान होते हैं, लोकसभा में आने कर, चूँकि वो प्लेटफार्म में उठाने की बात, आप भाग खड़े हुए। एक बात, दूसरी बात है कि पूरा बहुजन समाज पार्टी के जितने एमपी अभी तक भेजे गए हों, और मायावती जी का पार्लियामेंट की वेबसाइट पर सब कुछ होता है, जितने सवाल मैं बीजेपी में रह के बीजेपी से किया, वो आरक्षण के बाद या पॉलिसीज के बारे में या स्पेशल कंपोनेंट या सामाजिक न्याय के बारे में मायावती जी ने पूरी जीवन में नहीं पूछा होगा, तो उसको तो मानो भाई। ये तो मैं नहीं कहा, रिकॉर्ड की बात है ना, ये संसद में रिकॉर्ड पड़ा। तो एक आखिर में समाज को इन्होंने ठगने का ही काम किया क्या इन्होंने, जब समाज के लिए बोले नहीं, वही जात पात करके और झूठ झाट बोल करके कांग्रेस के ऊपर अनलगर अप्रोच करते आरोप लगाते आपने अपना किला बनाया है, लेकिन उस समाज को दिया क्या है आपने? नहीं, लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे, यही चीज़ें अब लोग कह रहे हैं कि उदित राज हाशिए में है राजनीति में, इसलिए इस तरह का बयानबाजी करके वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी का सिटिंग एमपी होते हुए कांग्रेस में आया एक बार। नहीं, लेकिन उस समय आपको लग गया था कि टिकट आपको हाँ, टिकट नहीं होगा, वो बात है। मैं धोखा दिया था, मैंने कहा था, आपको धोखा दिया था। हाँ, उसलिए कहा था, लेकिन नहीं आप मेरी बात, वो पहले कह देते कि आपको टिकट हम नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध पार्टी में अरे आप टिकट के लिए नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल संसद नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा, सुन लीजिए। मतलब आप लोगों के लिए, आप दलित नेता हैं, नहीं संसद में जाके बोलते। अगर संसद में नहीं जाएंगे तो आप दलितों की आवाज नहीं उठाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने संसद की तरफ अंगुली उठाई है, और सत्ता ये सारा बीएसपी और हर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए संसद विधानसभा के लिए जाते हैं। मतलब दलितों के उत्थान के लिए आपको संसद जाने की जरूरत है, ऐसे आप नहीं कर सकते। मेरी बात सुन लीजिए आप भाई, जाकर के वो आवाज़ ही उठाने तो जाता है, वहाँ न जाएगा तो क्या करेगा, कहाँ से आवाज़ उठाएगा? तो लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए संसद जाने की जरूरत है, और इसके अलावा कोई दूसरा जगह नहीं। राजनीति आप सुन लीजिए, सामाजिक काम हो तो ज़रूरत नहीं, राजनीति में हो तो बोलने वाला जाना चाहिए। गूंगे बहरे सब बैठे हुए हैं, SC/ST कोटे से ज़्यादातर एमपी, ऐसे में जाना चाहिए। वो तो बाबा साहब ने कहा, अंगुली जो मूर्ति है बाबा साहब की, संसद की तरफ अंगुली दिखा रही, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को तो फिर चुनाव लड़ने नहीं चाहिए था, फिर संसद में नहीं जाना चाहिए इन लोगों, क्यों चुनाव लड़ते हैं? सवाल तो देखिए ऐसा है, बात पार्टी की नहीं है, बात आपकी हो रही थी, इसलिए मैंने सवाल किया। आपने कहा कि टिकट नहीं हो रहा था तो हम छोड़ दिया। एक बात बताइए, कल कांग्रेस ने अगर कह दिया कि अब आपको टिकट नहीं देगी तो आप छोड़ देंगे कांग्रेस भी? देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से तुलना न करिए। बीजेपी को मैं छोड़ के आया, बीजेपी में उस समय 60-70 लोगों का टिकट कटा, एक न छोड़ा, बल्कि उनको बीजेपी की एक खासियत है, हंस भी थे, कहाँ पार्टी छोड़ी? अरे आप तो सुन तो लो भाई, बीजेपी की एक खासियत भी मैं बताऊंगा। ऊपर डिक्टेटरशिप है, लेकिन बीजेपी में जो लोग हैं उनको देर सवेर सबको यूटिलाइज कर लिया जाता है। जो 70-80 लोग, इतने लोगों का टिकट कटा था, उनको बाद में राज्यसभा भी भेजा, एडजस्ट किया। मुझे भी कहा था कि आपको बाद में राज्यसभा भेज दिया जाएगा, वो भेज देते मुझे, क्योंकि लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया था
तो इंतजार कर लेते, बहुत अरे अच्छा होता। आप अरे बीजेपी भाई, में वो तो इंतजार करे ना करे, मेरा काम है, आपका काम नहीं, मैंने जवाब दे दिया ना। जी, 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 एक बात है, बिल्कुल। तो जिस दिन आखिरी नामांकन के दिन डिक्लेयर किया, अरे हमका पहले ही मुझे बता दिए होते भाई, इस बात का हमने कहा फिर नहीं। दूसरी बात है कि मैं शुरू में ही कांग्रेस में जाना चाहता था, और ये राहुल जी भी जानते हैं, मैंने प्रयास बहुत किया था, लेकिन कांग्रेस में नहीं जा सका। मैं अपनी पार्टी बनाया था, लेकिन मैं पार्टी नहीं चला सका, न चला पा सकता हूँ, न मैं झूठ बोलता हूँ, न मेरे पास धन है, न जाति की उपजाति की राजनीति करता हूँ, तो हम काम कर ही नहीं सकते ये अच्छा, काम। एक चीज़ बताइए उदित जी, अभी आपने कहा कि आप कांग्रेस में जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि बीजेपी ने उस समय टिकट दे दिया तो आप बीजेपी में आ गए। अब एक बात बताइए, अब आगे भी कोई प्लान है किसी और पार्टी में जाने का, या आप कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, मेरे जवाब में सवाल भी छुपा हुआ कि मेरा जो आइडियोलॉजिकल कंफर्ट जोन है कांग्रेस है, और कांग्रेस में हमें कुछ मिले, क्या मिला है मुझे, तो भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, खुशी से काम कर रहा हूँ। नहीं, आप क्योंकि एक आइडियोलॉजी, आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ माई ओन आइडियोलॉजी, वो जो विचारधारा का सबसे बड़ा कैदी इंसान होता है, मैं सबसे बड़ा कैदी हूँ। व्यक्तिगत तौर से मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं IAS का जॉब छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया था। आप एक बात बताइए। आप एक बात हाँ खत्म जी, कर। जी। IAS का जॉब, मैं एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स को जॉब कैसे छोड़ा था, ऐसे में बैठा हुआ था। मैंने अपनी वाइफ से कहा, हम कहा यहाँ से हम कुछ नहीं करते, सीधा रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद मान लीजिए सामाजिक रूप से मैं सफल न होता, तो मुझे यही समाज कहता दिमाग खराब था इसका, IAS बना था, क्या जरूरत थी नौकरी छोड़ने का। अब देखो दर दर ठोकरें खा रहा है, कितना बड़ा रिस्क लिया। मैं कोई 25 गज के ज़मीन में ज़िंदगी नहीं गुजार रहा हूँ, तो वहाँ से उठाओ जैसे मायावती ने किया है। मैं IAS का जॉब छोड़ा हूँ, वो क्रीम सर्विस छोड़ करके आप, और सीधा जम किया था। इसीलिए आपको मतलब ये चीज़। अब एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि आइडियोलॉजी से जुड़ाव था कांग्रेस में, इसीलिए भटकते हुए बीजेपी से आप कांग्रेस में पहुंच गए, लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती है कि दलित को लेकर के कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है और क्या किया। आप एक बात बताइए, ये लगातार आप बीजेपी के नेताओं से आप एक बात सुनते आ रहे होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तक कांग्रेस ने नहीं दिया था, फिर आइडियोलॉजी कैसे आपकी मिल गई है? उन्होंने तो हमेशा इग्नोर किया। सवाल बहुत बढ़िया किया। जी। मैं जब स्टूडेंट था, अभी भी कहा, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए तो सरदार पटेल ने कहा था कि अम्बेडकर को संसद में क्या, संसद की दरवाजे क्या, खिड़की भी बंद कर दिया गया है। एक कहावत बन गई है। उनको हराने में भी कांग्रेस ने उसमें बड़ी भूमिका अदा की। अब आप ज़्यादा उतावले हो रहे, हम कम हो रहे। जी 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 आप जितना सवाल पूछना, डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई 1937 में। उन्होंने 12-13 सीटें मुंबई से जीता। 42 में डिप्रेस क्लास के माध्यम से चुनाव लड़े तो हार गए। फिर खुलना जो ढाका है, वहाँ से चुनाव लड़े, वहाँ दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था, जिसमें जोगेंद्र नाथ मंडल जी का बड़ा सहयोग था। वहाँ से चुनकर के संविधान सभा में पहुँचे। उसके बाद भारत का बंटवारा हो गया। अब उनकी मेंबरशिप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ख़त्म हो गई, संविधान सभा से बाहर। तो MR जयकर बम्बई से संविधान सभा के सदस्य थे। वहाँ कांग्रेस ने उनको रिजाइन कराया और उनके जगह पर डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में कांग्रेस लाई। यह कोई नहीं कहता। डॉक्टर अम्बेडकर का खुद का स्टेटमेंट है कि मैं तो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य ही होना बहुत बड़ी बात समझता था, मुझे तो चेयरमैन बना दिया ड्राफ्टिंग कमेटी का। डॉक्टर अम्बेडकर का खुद का स्टेटमेंट है। डॉक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया और भारत रत्न बाद में मिला कि संविधान पहले बनाया। संविधान आप तो सुन तो लीजिए, आप भारत रत्न तो खिलाड़ी को मिल जाता है और वो उसको तेंदुलकर के मिल गया। अरे सुन तो नहीं भाई, आप तो
अरे अब वो महानता की बात है। नहीं, अरे आप तो भारत सुनते, रत्न सिर्फ पॉलिटिशियन को तो मिलता नहीं है उदित जी, आप भी पढ़े लिखे। सब पॉलिटिशियन को नहीं मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, क्या बात कर रहे हो? तो फिर अरे आप politician को भी कैसे, मिलता है, सबको आप मिलता कैसे है। आदमी हो भाई, आप कह रहे आप पॉलिटिशियन? एक बात अरे बताइए। अरे कर्पूरी ठाकुर को मिला, अरे मैं कैसे? वही कह रहा हूँ ना कि हर वर्ग से लोग आते हैं, भारत रत्न मिलता है। अरे आप लता सुनते, मंगेशकर को मिला। अब आप अपना सवाल करिए, फिर नहीं नहीं, जवाब। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये एक सवाल तो है ही है नहीं, ना। कोई सवाल नहीं है। अरे भैया, मेन रूप से भारत रत्न मिले या न मिले, उससे संविधान बनाने से क्या? संविधान बनाने का मौका किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। उनको कानून मंत्री किसने बनाया? कानून। अच्छा, जो ये कहते हैं कि 1952 और 54 में उनको कांग्रेस ने हरवाया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर का खुद राइटिंग है कि मुझे हराने में ऐसे डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सावरकर का हाथ था 1952 में। 54 में राज्यसभा भिजवाने में भी कांग्रेस ने मदद किया। इतनी बड़ी उदारता कोई कर सकता है? ये कर सकता है। अब ये है कि 100% परफेक्शन कहीं नहीं होता। अब आते हैं इधर, 12 दिसंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला हिंदू महासभा और आरएसएस ने रामलीला मैदान में जलाया था। अब आप इस सवाल को जवाब ले लीजिएगा। नहीं नहीं, नहीं, एकदम जलाया था। ऑर्गेनाइजर ने उसी महीने, जनवरी के उसी महीने लिखा था कि ये जो संविधान बना हुआ है, ये संविधान में भारतीयता नहीं है। गोलवलकर ने ये कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, ये तमाम दूसरे देशों के संविधान, नहीं ना, दूसरे, नहीं, आप जो कहते दूसरे देशों के संविधानों से नकल मार करके किया है। दलितों के सबसे बड़े नेता, संविधान के एक तरह से निर्माता, और उसके बाद उन्हें जाकर जब बीपी सिंह सरकार बनी तब भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च है। आप अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। एक सवाल तो हमेशा उठता है ना, आप मानते हैं कि उसमें गलती हुई कांग्रेस की कि नहीं हुई? आप उसके आइडियोलॉजी के साथ मिल गए, देखिए कह रहे हैं कि सबसे बड़े दलितों के। आप सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरा सवाल बस वही है। देखिए, ऐसा है, भारत रत्न मिला या नहीं मिला, लेकिन हमें जो जिस वजह से हम आज यहाँ हैं, आरक्षण मिला, संविधान मिला, उनको संविधान सभा में कांग्रेस ने पहुँचाया, कानून मंत्री बनाया, राज्यसभा में दोबारा पहुँचाया। मेन काम तो वही है, मेन काम हो किया। और और बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें मिल जाती तो संविधान का गर्दन इस बार उड़ा दिए होते लोग। देखिए, अब वो चीज़ें हैं। अब देखिए, आप मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि अब अभी आप कांग्रेस में हैं, तो जो चीज़ें गलतियाँ हुई है उस पर आप पर्दा डालेंगे ही। और आप एक बात है, बीजेपी और आरएसएस का डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति रवैया, उस पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक भी सवाल आपने नहीं किया, ये मेरे समझ में नहीं है। एक चीज़ बताइए आप, और कांग्रेस का ही आप सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस से आप हैं? नहीं, बात यहाँ कांग्रेस की नहीं। आप एक उदित राज, आप एक तरफ मायावती पर आप अभी अटैक करते हैं, फिर आप कहते हैं मेरी आइडियोलॉजी मिली कांग्रेस से, इसलिए हम कांग्रेस, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन मैं चूंकि आप सांसद रहे दिल्ली की, तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं। जो दिल्ली की स्थिति रही है, कांग्रेस एक समय लगातार 15 साल, शीला दीक्षित लंबे वक्त तक, आज इस तरीके से हुई कि 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस जमानत बचा पाई और बाकी सीटों पर जमानत तक नहीं बची। आप कैसे देखते, कहाँ चली गई है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के अपनी अंदरूनी कमजोरी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और जो पिछले लोकसभा में उपलब्धि या जो जीत हासिल हुई, ठीक है। अब सोशल जस्टिस का जो एजेंडा राहुल गांधी जी का है, कांग्रेस के जितने कैंडिडेट थे या जो लीडरशिप से दिल्ली में, वो तो जुबान ही नहीं खोल रही थी जो राहुल जी बोलते थे। बड़ा गैप है, उस गैप को पूरा करना पड़ेगा और संगठन में ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जिनके पीछे जनता है, जिनके पीछे मास है। वो नहीं आएंगे तो हार होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी कमियां हैं? थोड़ी नहीं, बहुत कमियां, इसको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो हार होगी। मतलब आगे भी हार होगी? बिल्कुल हार होगी। अब कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कदम जल्दी उठेंगे। जितनी जल्दी उठेंगे, संगठन में परिवर्तन आएगा और हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देंगे,
सबको भागीदारी देंगे तब जा कर के कांग्रेस दुरुस्त हो पाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था दिल्ली में, तो फिर कैसे कमियां रह गई? क्या राहुल गांधी की लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? मैं आपको कहा ना, मैं 2 मीटिंगों में राहुल जी का था, सीलमपुर था, एक था मादीपुर। तो राहुल जी का संदेश बहुत स्पष्ट है, लेकिन जो ट्रेनिंग हुई है, मैं इरादतन नहीं करता हूँ कि कार्यकर्ता उनका बात नहीं मानता या उनकी इज्जत नहीं देता। उनकी ट्रेनिंग पुराने तरीके से हुई है, वो वही प्रदूषण में लगे रहे, शराब में लगे रहे, गंदे पानी में। हमारा नैरेटिव थर्ड होना चाहिए था। बीजेपी का नैरेटिव है हिंदू मुसलमान जो भी है, आम आदमी पार्टी का लाभार्थी का नैरेटिव है, हमारा सामाजिक न्याय का नैरेटिव होना चाहिए था। वो नैरेटिव डेवलप ही नहीं हो पाए तो वोट कहाँ से मिलेगा? तो राहुल जी तो बोल के चले आते थे, कैंडिडेट अपने प्रचार में वो बात नहीं करना, जब ब्लॉक की कमेटियाँ नहीं थी वो नहीं बात करें, या जिला अध्यक्ष न बात करे या प्रचारक न बात करे। अभी भी गैप बना हुआ, वो गैप पूरा हो रहा है सडनली। अब और राहुल जी थिंकर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत चीज़ें आत्मसात किया है। तो जिस लेवल पर, हाई लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर पहुंच गए, वो नीचे उतारना पड़ेगा भाई, नहीं उतारेंगे तो नहीं हो पाएगा। उदित जी, एक सवाल है कि अभी से लेकर कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी राज्य में सरकारें की स्थिति क्या है आपको पता है, केंद्र में दूर दूर तक लग नहीं रहा है कि आप सत्ता तक पहुंच पाएंगे, तो कहाँ भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस का? देखिए, भविष्य है भी और नहीं भी। भविष्य बहुत उज्जवल है और नहीं भी। जैसे कांग्रेस में टांग खिंचाई और अनुशासनहीनता बहुत है। जो अनुशासनहीनता करता है उसके खिलाफ का एक्शन नहीं लिया जाता। और कुछ लोग जो प्रभारी हैं या जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, बंटाधार कर लेते हैं तो भी उनको प्रमोट कर दिया जाता है, रखा जाता है रोटेट। नए को एंट्री देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो सत्ता दूर है, सत्ता से दूर है। उस दिशा में चल चुकी है कांग्रेस और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भविष्य है कांग्रेस का। ये जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना पड़ेगा और दूर करना शुरू कर दिया है। उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही खुले मन से आपने अपनी बात यहाँ रखी। धन्यवाद।